नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिंपल ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति किसको किसको पदच्युत कर सकता है, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट होते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दे देनी होती है, प्राप्त होनी चाहिए राष्ट्रपति को। इस प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना एकदम अनिवार्य है। यदि समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। जांच के बाद यदि द्वितीय सदन में भी प्रथम सदन महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत स्वीकार कर लेता तो उसी दिन से राष्ट्रपति पद रिक्त समझा जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ: कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, ये सब राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। तो बारी बारी से हम लोग सबको पढ़ेंगे। कार्यपालिकी शक्तियाँ: अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह हम लोग अगले पाठ में पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं तथा सरकार के सभी निर्णय उसके निर्णय माने जाते हैं। राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वह भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति तो करता ही है, प्लस और लोगों का नियुक्ति करता है। तो इसके जानेंगे कौन कौन लोगों की, संघ के मंत्रियों की। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के भी, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य के, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या प्रशासन तथा मुख्यमंत्री दिल्ली और पांडिचेरी, और संघ के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे सबके राष्ट्रपति जो हैं नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग के, राजभाषा आयोग के। तो आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को संघ के कुछ प्रमुख अधिकारियों को पदच्युत करने का अधिकार है। तो किसको किसको पद से हटा सकते हैं? संघ के मंत्रियों को, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी आदि। ये जो लोग होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पर अपना पद धारण करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तों तथा पदावधि के विषय में नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
राष्ट्रपति केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठित कर सकता है। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद जो होता है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम दो बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। एक वर्ष में 2 बार बैठकें बुलाने के लिए वो कम से कम 2 बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व भंग कर सकता है। लोकसभा के विघटन के लिए उसे प्रधानमंत्री से परामर्श करना या ले सकता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्लन भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधि देने के लिए राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ये अनुच्छेद 80 के अनुसार है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कानून बनता है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। सिर्फ धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य सबको राष्ट्रपति संसद के पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। जो धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है या अनुमति दे देता है तो एक अधिनियम बन जाता है। संसद का एक सदन सत्र में हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद 50 के न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार नहीं, किंतु कुछ न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो कौन कौन से प्राप्त हैं थोड़ा जान लेते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अथवा प्रविलंब, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति निम्नलिखित मामलों में प्राप्त है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया जाता है, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो। अब थोड़ा जानते हैं कि क्षमा क्या है, लघुकरण क्या है, परिहार क्या है, तो उसके विषय में हम लोग जानेंगे। क्षमा, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को मुक्त कर दिया जाता है। ठीक। अब लघुकरण, इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। लघु माने कम, जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना।
परिहार में इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष कठोर कारावास में परिहार करना। प्रविलियन इसमें किसी दंड पर रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी की सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाए, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। यहाँ भी एक चीज़ है, नोट करने वाली चीज़ है, जब क्षमादान की पूर्व याचिका का राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो, दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। ये वित्त विधेयक और धन विधेयक अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की सकती बिना राष्ट्रपति के बिना। भारत की आकस्मिक निधि पे भी उसका नियंत्रण होता है। जो का आकस्मिक निधि होता है उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति को एक वित्त आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है। ये 280 में है अनुच्छेद, परीक्षा में पूछा है। और सैन्य शक्ति, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति अनुच्छेद 53(2) में है। थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना इन तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। राजनयिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत और कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधि समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। जो विदेशों से संधि और समझौता भी जो होता है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। आपातकालीन शक्तियाँ, संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का अनुमान किया गया है। पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग को सुरक्षा संकट में, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आपात की घोषणा का 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदन के पश्चात आपात 6 माह तक लागू रहेगा। अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कुल 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण के कारण, 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के कारण, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर कांग्रेस सरकार जब थी उसके समय में 1950 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकालीन लगाया गया था। अब चलते हैं आगे, राष्ट्रपति शासन कब कब लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत है। 352 पढ़ ली, 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, इसे राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति क्या करता है तो समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा करके उसे राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है। ऐसी घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद में बहुत इंपॉर्टेंट, सभी जितने आपातकालीन है सब इसको बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद एकदम बढ़िया से लर्न कर लीजिए।
यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत अथवा उसे किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व संकट में, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। यह उद्घोषणा 2 माह के पश्चात प्रवर्तन में नहीं रहेगी। उन्मुक्तियां विशेषाधिकार, और इस राष्ट्रपति को क्या क्या उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत है, गलत लिख दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को कई उन्मुक्तियां विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल, ये राज्यपाल हैं, गलत लिख दिया गया है, को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के बाद उसकी पदावधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्रवाई न तो संस्थापित की जाएगी न ही चालू रखी जाएगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान उनको गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश का जारी नहीं किया जाएगा। सो थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए। शेष इसका प्रश्न हम लाएंगे और बढ़िया से इसको आप हमारी वीडियो को देखिए और समझिए, और परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू।